नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी को। और जो आपका अब लास्ट टॉपिक है वो है आपका एवरीडे लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है बायोलॉजी के। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसके बाद आएगा। उसके बाद आपकी मान के चलो बायोलॉजी खत्म, ठीक है ना। उसके बाद आपका फिजिक्स चलाएंगे। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस। तो डेड प्लांट्स में जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिकम्पोजर के थ्रू क्या होता है आपका जनरेट होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। और ये मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट रिच जो आपकी क्या होती है सॉइल होती है, उसमें ह्यूमस होता है। बात समझ में आई। ह्यूमस में थोड़ा सा कैसे आपकी जो मिट्टी होती है थोड़ा सा कैसे उधर डम टाइप की हो जाती है, मतलब थोड़ा सा उसमें कैसा आ जाता है, आप बोल सकते हो उसमें कीचड़ टाइप की बोल सकते हो, या दलदली हो जाती है ह्यूमस में। ह्यूमस के थ्रू ह्यूमस कैसे होता है तो मैं बता दूँ, ह्यूमस में आपके प्लांट भी आते हैं। अगर प्लांट डिके होता है, प्लांट जैसे डेड हो गया, उसके बाद क्या हो, डिकम्पोजर ने उसे खा लिया और उसके बाद क्या हो, ह्यूमस में बदल जाता है। इसी तरीके से एनिमल मरा, कोई आपका जानवर मरा, और वो भी किसने, डिकम्पोजर के थ्रू से डिकम्पोज कर दिया गया, तो वो भी ह्यूमस में बदल जाता है। तो पढ़ लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस द ह्यूमस। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड द एनिमल टू ह्यूमस आर नोन एज द डिकम्पोजर्स। ये सब डिकम्पोजर जो आते हैं सबसे ऊपर वाली चेन में आते हैं आपके। जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं, प्रोड्यूसर के बाद आपके जो आपके फर्स्ट कंज्यूमर आते हैं, सेकेंडरी आते हैं, टर्सरी आते हैं, जो एपेक्स प्रेडेटर जिन्हें बोला जाता है, वो भी किन्हें उनको खत्म करने के लिए कौन होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं जो खुद ही मर जाते हैं। अब उनमें डिकम्पोजर में कौन कौन आते हैं, तो पूछा जाए डिकम्पोजर कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया फंगस होती है आपकी डिकम्पोजर। अच्छा, फॉर द हेल्थी सॉइल ह्यूमस कंटेन मैनी यूजफुल मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। याद रखना कि कोई भी अगर कैसी सॉइल है आपकी, हेल्थी सॉइल है, तो उसके लिए ह्यूमस जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसके अंदर कई सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होंगे। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं आपके इन द फॉर्म ऑफ द डिकेइंग प्लांट एंड द समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम। वो क्या हो जाता है आपके खत्म। आपने देखा होगा कि उनमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, चट कर जाते हैं पूरे, सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं। तो किस में बदल जाता है, ह्यूमस में बदल जाता है आपका। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज दैट ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, कन्वर्टिंग them into the simple substances. These substances are again used by the other plants and the animals. उनको कौन इस्तेमाल करते हैं, the plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and the smelly substances are thereby clean up the environment. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन। ठीक है, 90 to 95% हमारा जो शरीर है वो ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो लिखा हुआ 96% ऑफ ऑल एटम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ द फोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड द नाइट्रोजन। ठीक है ना, मैं 90 to 95% यार, 90 to 95% इन चार से बना हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अदर एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द कैल्शियम और फॉर बोन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड सोडियम। पर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके। अच्छा, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ द 65% ऑफ द टोटल वेट्स। कई बार बोला जाता है कि जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर कितना होता है हमारे उस शरीर कितने, उसमें कितना परसेंट वाटर है, तो लगभग 70% के आसपास होता है एडल्ट के पास। ये आपने याद रखना है। बच्चे होते हैं उनके शरीर में ज़्यादा होता है पानी, 80% के आसपास होता है। आगे लिखा हुआ है कि कार्बन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, कंसिस्ट ऑफ द 18.5% टोटल वेट। ठीक है ना, हाइड्रोजन कंसिस्ट द 9.5% वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अभी एक चीज़ याद रखना, जैसे आपका कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो जितने भी आपके फैट्स आते हैं, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स आती हैं, तो ये तीन एलिमेंट्स से बनते हैं। पर जैसे नाइट्रोजन जुड़ता है ना, वो प्रोटीन का निर्माण कर देता है। नाइट्रोजन बेस आपका जरूरी होता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर देखो सारा लिखा हुआ, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5% हमारी बॉडी के अंदर, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम 1.5, फॉस्फोरस 1.0। आप जानते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस आपके दोनों जरूर होते हैं किसके लिए, आपके किसके लिए, बोन्स के लिए, ठीक है ना, और टीथ के लिए। और टीथ डिके होती है, अगर टीथ डिके होती है या बोन डिके होता है, डिके मतलब ये कमजोर पड़ते हैं, तो किसके कारण होता है, तो टीथ डिके देखने को मिलता है फ्लोराइड के कारण, फ्लोराइड। अच्छा, बाकी पोटेशियम 0.4, सोडियम आपका 0.2, क्लोरीन 0.2, मैग्नीशियम आपका 0.1, सल्फर 0.04% के आसपास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस टू बी बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जैसे आपका देखो, जैसे हमने क्या खाया, मान लो हमने एक सेब खाया या हमने कोई खाना खाया, तो उसके बाद हमने उसे क्या कर दिया, मान लीजिए जैसे पानी के अंदर डाल दिया, वाटर छोड़ो, पानी के अंदर नहीं, जैसा कचरा है कुछ, दो दो फॉर्म में होते हैं आपके, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो क्या होते हैं, इस मतलब जो पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपका डिग्रेडेबल, जैसे आपने बोल दिया कि मैंने एक क्या खाया, मैंने खाया एक केला खाया, बनाना खाया, उसका जो छिलका था वो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, मिट्टी क्या कर लेगी, उसे अवशोषित कर लेगी पूरी तरीके से। पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो खतरनाक होते हैं किसके लिए, आपकी बोल सकते हैं
आपके नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक होता है। जैसे आपको प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक, ये आपका डिग्रेडेबल ही नहीं होता, कई सालों में डिग्रेडेबल होगा आपका, कई बोल सकते हैं कई बोल सकते हैं हजारों साल लग सकते हैं प्लास्टिक को डिग्रेड होते होते। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है, इसलिए कोशिश की जाती है कि प्लास्टिक जो है उसे रिसाइकिल किया जाए, पर हर प्लास्टिक आपका रिसाइकिल नहीं होता, रिसाइकलेबल बनाया जाता है ताकि उसका फिर से यूज़ किया जा सके। तो सब्सटेंस हैड टू बी बायोडिग्रेडेबल, कैन बी ब्रोकन डाउन द फिजिकल प्रोसेस, हाँ फिजिकल प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है। कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द केमिकल, हाँ दोनों से हो सकता है। कैन बी ब्रोकन डाउन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, नॉट बी ब्रोकन डाउन एट ऑल, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एट ऑल, वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल आ जाएगा। दोनों प्रोसेस है वो किसके अंदर आ जाएंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर आ जाएंगी। तो लिखा हुआ है सब्सटेंस सेड टू बी द बायोडिग्रेडेबल कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, द डिग्रेडेशन प्रोसेस इन द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज क्विक, बहुत जल्दी जल्दी होता है, जल्दी से आपका खत्म हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल जैसे आपने देखा होगा कि अगर जैसे कहीं अगर खेती वगैरह करते हैं तो अगर क्या आपका जितना भी आपकी खाद वगैरह का निर्माण कर सकते हैं, जितना भी आपने खाया पिया जो भी था जो डिग्रेड हो सकता है, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है आपका खाद का निर्माण हो सकता है अच्छे से, तो उसे क्या कर सकते हैं हम खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे लिखा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज एंड डिग्रेडेड बाय द माइक्रोब्स, डिकम्पोजर के थ्रू होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिकम्स पार्ट ऑफ द बायोकेमिकल cycle and gives back quick turnover. Biodegradable waste is used to produce the energy manure, compost and the biogas. Non-biodegradable substances cannot be broken down by the biological process. The degradation process of biodegradable waste is slow. कैसे होती है आपकी, स्लो होती है, ये नॉन डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसकी कैसे होती है, जैसे इसकी कैसी होती है आपकी, क्विक होती है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैसे होती है, क्विक टर्नओवर देखने को मिलता है और फास्ट होती है। इसकी कैसे होती है, बहुत स्लो होती है, कई साल लग जाते हैं आपके डिग्रेड होने में, क्या बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी डिकम्पोज एंड डिग्रेडेड बाय द माइक्रोब्स, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फिर से बता दूं। अच्छा, मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन, बिल्कुल सही है, पॉल्यूशन पे खतरा, पॉल्यूशन पैदा करते हैं और इन्वायरमेंट के लिए खतरा होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी सेपरेटेड एंड रिसाइकल्ड बट द प्रोसेस वेरी एक्सपेंसिव, सेपरेट हो सकते हैं, रिसाइकल्ड भी हो सकता है, पर प्रोसेस कैसे होती है, थोड़ा सा कैसे होती है कि एक्सपेंस होती है। मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जितने भी आपके ज़्यादातर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो आपके ऑर्गेनिक होते हैं वो हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड आर नोन एज अ रिसाइकल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड आर नोन एज द नॉन रिसाइकल वेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन, इन चार में से देखना है तो लिखा फिश, लेट्स लिखा हुआ है, बटर लिखा, मिल्क लिखा है, तो सबसे ज़्यादा आपका किसमें होता है, मीट में ही होता है, खासकर फिश में। तो अगर लेटस बोला जाएगा, लेटस सलाद को बोला जाता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है फैट वगैरह कम होता है, आपका प्रोटीन्स वगैरह की मात्रा ठीक ठाक होती है, कार्ब्स आपका अच्छी मात्रा में होता है। तो लिखा फिश इज अ लो फैट हाई क्वालिटी प्रोटीन, इट इज फिल्ड विद द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश में आपकी क्या होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सच एज डी एंड द B2 जिससे राइबोफ्लेविन होता है यहाँ पर मौजूद होता है। इट इज रिच इन द कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होगा। अ ग्रेट सोर्सेज ऑफ मिनरल्स सच एज द आयरन, जिंक, आयोडीन, magnesium and potassium. Protein are essential nutrient for the human body. They are one of the building blocks of the body tissue and can also serve as the fuel sources. As a fuel, it is provided the much energy density as the carbohydrates. एक चीज आता है ना, प्रोटीन बनते किससे, तो मैंने आपके किससे बनते हैं, 20 अमीनो एसिड से बनते हैं, चेन होती है जो, जिसमें आपके नौ तो कैसे होते हैं इसेंशियल और 11 नॉन इसेंशियल होते हैं। अच्छा, बेनिफिट देखेंगे फिश खाने के, तो फिश इज पैक्ड विद द प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूट्रिएंट दैट कैन लोअर द ब्लड प्रेशर, high in the important nutrients, may lower our risk of the heart attacks and the strokes, contain the nutrients that are crucial during the development, may boost brain health, may help the prevent and treat the depression, may reduce our risk of the autoimmune diseases, may help prevent the asthma in the children. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैंने ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज, ट्रांसप्लांटेड मतलब समझते हैं एक जगह से निकाल के उस पौधे को दूसरी जगह क्या किया जाता है, आपका सीडलिंग की जाती है। दिक्कत कहाँ पे हो जाती है, आप जानते हैं दिक्कत कहाँ पे होती है, दिक्कत होती है कि जो रूट एयर होते हैं ना वो ज़्यादातर क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू, इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है ना, क्योंकि जब लगाया जाता है तो उस तरीके से, क्योंकि जब किसी पौधे को लगाया जाता है तो जब वो बिल्कुल छोटा होता है तब लगाया जाता है, तो जो रूट्स होती हैं तो खासकर आपकी, तो एक तो आपकी क्या कौन सी होती है, मेन रूट होती है जो नीचे की तरफ जाती है आपकी, उसके बाद लेटरल सरफेस आता है, तो वो क्या करती है मिट्टी के अंदर खुद ब खुद जाती है। अगर आप किसी पौधे को इस तरीके से निकालोगे तो उसके जो आपके कौन से लेटरल जो रूट्स होते हैं वो टूटने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है ग्रो करने में परेशानी होगी किसको, उस प्लांट को। तो लिखा होता है ट्रांसप्लांटेशन इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट इज ग्रोन इन द अदर प्लेसेस बाय रिप्लेसिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेसेस। In this process, most of time root hairs are lost because dry soil present during the transplantation takes away all the moisture from the plant. अच्छा, transplantation help in the selecting the healthy plants. It allows the deeper penetration of the roots in the soil. It provides a good amount of the sunlight, water, minerals, and the nutrients to the plant.
लीव समटाइम्स गॉट डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन बट इट डजंट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि लीव्स भी आपकी डैमेज हो जाती है पर उनसे ज़्यादा फर्क नहीं होता, मेन फर्क पड़ता है किससे, आपका जड़ों से। तो ये आपने याद रखना, अगर जड़ बेहतरी से काम करेंगे तो लीव्स क्या होंगी, जो पत्तियां होंगी वो फिर से उग जाएंगी। अच्छा नेक्स्ट आता है द कॉज ऑफ द स्वीट टेस्ट इन द फ्रूट्स। इसमें होता है फ्रक्टोज, कैसे आपकी मोनोसैक्राइड है, कैसे आपकी मोनोसैक्राइड शुगर है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। माल्टोज जो होती है आपकी कैसी है, ये आपकी डाइसैक्राइड है, ठीक है ना। और माल्टोज बनती है किससे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है ना। अच्छा अगर फ्रक्टोज के साथ ग्लूकोज जोड़ दो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ दो तो क्या बन जाती है, सुक्रोज बन जाती है। और अगर ग्लूकोज के साथ क्या जोड़ दो, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज तो कौन सी बन जाती है, लैक्टोज शुगर बन जाती है, ठीक है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं फॉर्मूला तो यही है सबका, चाहे वो आपका कौन सी फ्रक्टोज हो, चाहे वो गैलेक्टोज हो, चाहे आपका ग्लूकोज हो, फॉर्मूला सबका यही है। जैसे डाइसैकेराइड में चेंज होती है, चाहे वो आपका कौन सा माल्टोज हो या फिर लैक्टोज हो या फिर सुक्रोज हो, तो डाइसैकेराइड में जब चेंज होती है तो एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, डबल कर देना बस इसका, तो C12H22O11 हो जाता है। मतलब होना तो क्या चाहिए 12, इसको 24 और इसको कितना 12, पर यहाँ से 2 निकलते हैं, यहाँ से 1 निकलता है, एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, मतलब वाटर आपका क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला ये होता है। और कुछ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं आपके, पॉलीसैकेराइड्स में आपकी कौन सा सेलुलोज आ जाता है। पॉलीसैकेराइड्स फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nOn की पावर n, इस तरीके से होता है। तो सेलुलोज आ जाता है आपका, जो प्लांट्स में होता है, ठीक है ना। स्टार्च होता है, स्टार्च फॉर्म होती है, तो ये आपके कैसे होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है द कॉज ऑफ द स्वीट टेस्ट इन द फ्रूट्स इज द फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज कैसे होती है, नेचुरल शुगर होती है, ठीक है ना। इससे आपको क्या नहीं होगी, अब ये मत समझ जाने कि इससे क्या हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। बात समझ में आई। वो जो आपका कैसा होता है, सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक होता है, उससे क्या होता है, शुगर के चांसेस है। फल फूल खाने से कोई शुगर नहीं होती। तो लिखा हुआ है फ्रक्टोज इज नेचुरल फॉर्म ऑफ द शुगर विच इज वाई फ्रूट्स विद द लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्रक्टोज टेस्ट स्वीट। जितना ज़्यादा फ्रक्टोज कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होगा मीठा होगा। फ्रक्टोज इन एलिमेंट दैट कॉजेज द फ्रूट टू स्वीट इन द टेस्ट इज अ टाइप ऑफ द शुगर विच ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी विद द ग्लूकोज। द स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट इज इन्फ्लुएंस। अच्छा सबको फॉर्मूला क्या होता है, जो मोनोसैकेराइड है फॉर्मूला तो सबका सेम है, पर स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वांटिटी एंड द कंपोजिशन ऑफ शुगर। Higher contents of the sugar in the fruits increase the sweetness of the fruits. In fruits such as the apples, peaches, and the plums, and the main sugar present are the sorbitol, sucrose, fructose, and glucose. ठीक है, सुक्रोज में बताया कैसे आपकी पॉलीसैकेराइड सॉरी डाइसैकेराइड है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बनती है। लिखा हुआ है द एसिडिटी ऑफ द फ्रूट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द, अब एसिड आपके एसिडिक आपका क्या मिलता है, एलिमेंट्स में मिलते हैं फ्रूट्स में, that contain the and composition of the organic acids. This amount, that the amount of the each type of the acid found in the each fruits. For example, the dominant acid in the apples, peaches, in the plums, in the malic acid. कौन सा होता है आपका, जो एसिड आपका किस में होता है, एप्पल में होता है, पीचेस में होता है, कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है। ये लिख लेना, नोट कर लेना, पेपर में पूछा जाएगा। The balance between the sweetness and the acidity of the fruits based on the quantity and the composition of their sugars and the acids. It is important for the developing a complex and the interesting taste that will enhance the fruit flavors. माल्टोज की अगर बात करें, ये आपकी सिंपल शुगर होती है, सिंपल डाइसैकेराइड शुगर होती है। ये कैसे बनती है, 2 यूनिट्स ऑफ द ग्लूकोज से बनती है। फॉर्मूला C12H22O11, फॉर्मूला सबका सेम रहता है, डाइसैकेराइड्स का भी सेम रहता है, चाहे माल्टोज हो, सुक्रोज हो, चाहे आपका कौन सा लैक्टोज हो। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो। अच्छा पहले पढ़ लेता हूँ। इन ह्यूमन माल्टोज इज ब्रोकन डाउन बाय द माल्टेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अच्छा जिसमें एज लगता है ना, वो आपका किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, आपका तोड़ता है। तो जहाँ पे एज लग जाता है, आयन लगता है तो प्रोटीन को तोड़ता है। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, आपका सब्सटेंस को तोड़ने का काम करते हैं, रिएक्शन को करते हैं, या तो स्लो कर देंगे या तो तेज कर देंगे। दैट कैन बी फर्दर ट्रीटेड एंड कैन आइदर बी ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड द एनर्जी और कैन बी स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन। मैंने बताया था ना, ठीक है ना, ग्लाइकोजन होता है। तो ये इससे क्या बनता है, आपका लैक्टोज बन जाती है। माल्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मैनी बॉडली फंक्शन इनेबलिंग अस टू परफॉर्म अवर डे टू डे टास्क। लैक्टोज की अगर बात है, लैक्टोज डाइसैकेराइड बताया था मैंने, इसमें ग्लूकोज गैलेक्टोज होता है, उसके साथ ग्लूकोज होता है। लैक्टोज मोनोसैकेराइड होती है, इज मेनली प्रेजेंट इन द मिल्क। याद रखना, लैक्टोज जो शुगर होती है किसमें होती है, इसे मिल्क शुगर बोला जाता है। लैक्टोज को क्या बोला जाता है, आपका मिल्क शुगर बोला। लैक्टोज मोनोसैकेराइड इज मेनली, सॉरी मोनोसैकेराइड नहीं है, मोनोहाइड्रेट is mainly present in the milk and exists as a naturally occurring disaccharide. It is slightly soluble in the ethanol but quite soluble in the water, white and the odorless crystalline powders में आपको देखने मिलता है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ग्लूकोज है आपका, ठीक है ना, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है आपका, ठीक है ना। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है। मैंने बताया था ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, मतलब इनका जो फॉर्मूला वो सेम है, C6, मतलब इसका फॉर्मूला एक ही होता है मोनोसैकेराइड का, C6H12O6। और जो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है ना।
और H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये अलग रखना, ठीक है ना। तो ग्लूकोज आपका माल्टोज होता है। फ्रक्टोज जो होती है आपकी, जो क्या होती है, अभी फ्रूट शुगर होती है, वो ये फ्रक्टोज जो होती है, फ्रक्टोज F है ना, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या होता है आपका, सुक्रोज होता है। ये याद कर लेना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या बनता है, तो सिंपल याद रखना, ग्लूकोज तीनों में, देखो ग्लूकोज के तीनों में, डाइसैकेराइड में तीनों में ग्लूकोज है, बस फ्रक्टोज से सुक्रोज बनेगी, और गैलेक्टोज से, जो आपकी गैलेक्टोज से क्या बन जाएगी, आपकी लैक्टोज बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी, गैलेक्टोज से आपकी क्या बन जाएगी, लैक्टोज शुगर बन जाएगी। ये कौन सी शुगर होती है, मिल्क शुगर होती है। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एलिमेंट इज फाउंड इन द प्रोटीन। प्रोटीन में मैंने बताया था जो अलग से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन नहीं, नाइट्रोजन होता है। अगर वो बोलता कि भाई कौन सा अलग होता है कार्ब्स के और फैट्स के अलावा, तो वो बोलता है नाइट्रोजन होता है, क्योंकि देखो आपका कार्बन तो होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, पर अलग से कौन सा आ जाता है, नाइट्रोजन अलग से आता है प्रोटीन के टाइम पे, इसेंशियल एलिमेंट है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो प्रोटीन इज मेड ऑफ द अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 9 आपके इसेंशियल, 9 आपके इसेंशियल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी की जरूरत है, 11 की जरूरत नहीं, वो बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है। विच कंटेन द नाइट्रोजन, कार्बन, द हाइड्रोजन। प्रोटीन हेल्प इन द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी। इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ द सेल डेवलपमेंट एंड इट्स रिपेयरिंग। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड द फिश, एग, सोयाबीन, लेगुमिनस जो आपकी वेजिटेबल्स होती है, और बॉडी गेट द नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर इट्स फ्रॉम द प्रोटीन। सो नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगले फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ द फैट एंड द कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्पफुल इन द सेल डिवीजन एंड द रिपेयरमेंट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर मेड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं, और ये किसके बने होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बने होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अ बॉय सीज अ कॉलोनी ऑफ द ants in their backyard. They walk in a straight line. What is the reason that ant walk in the straight line? वो बोल रहा है कि जैसे एक लड़का है, उसके क्या बोलते हैं, कॉलोनी के पीछे क्या है, बैकयार्ड, मतलब एक, मतलब उनका घर है, चींटियों का क्या बैकयार्ड पे एक क्या है, बोल सकते हैं उनकी क्या बोलते हैं, बाम्बी बोलते हैं शायद से, बाम्बी। तो आपने देखो चींटियां बिल्कुल एक के पीछे एक चलती हैं, एक के पीछे एक। तो एक तरीके का केमिकल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, हर कोई एक केमिकल, ठीक है ना, प्रोड्यूस करती है। तो हर जब, क्योंकि चींटियाँ क्या होती है, अंधी होती हैं आपकी, ठीक है ना, याद रखना, अंधी होती है, तो ये क्या करती है, केमिकल प्रोड्यूस करती है सारी। तो लिखा होता है, फॉलो ऑफ द स्कैंट ऑफ द क्वीन। जो स्कैंट होता है, जो बोल सकते हैं, स्कैंट मतलब होता है गंध। क्वीन नहीं, क्वीन से कोई लेना देना, क्वीन उनकी एक सुरक्षित रहती है, और उसकी सुरक्षा कौन कर रहे होते हैं, आपके सोल्जर गार्ड कर रहे होते हैं, सोल्जर आंट्स। अच्छा, दे फॉलो द शॉर्टेस्ट, कुछ ऐसा नहीं कि शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेंगे, दे फॉलो स्कैंट ऑफ द ईच अदर। हाँ, ये आंसर है कि एक दूसरे के स्कैंट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आपने देखा अगर एक को भी आप बीच से निकाल दो तो लाइन ही बदल देंगे, ठीक है ना, वो गड़बड़ आ जाती है चींटी पूरी तरीके से। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है कि 3 तरीके से होते हैं। अच्छा, जो एग देती, एक मात्र देती, एक ही क्वीन, याद रखना, एक जो आपकी क्या होती है, चींटी की बाम्बी होती है, उसमें केवल एक ही क्या होगी, मादा क्या होगी, रानी होगी, जो क्या करेगी, अंडे देगी। बात समझ में आ गई, तो उसका काम होता है अंडे देना। अच्छा, लेबर आंट क्या होता है, केयर ऑफ फॉर एग, एग के लिए खाना रखना, खाना मतलब जो एग्स है उनसे जो लार्वा वगैरह निकलेगा, उनके लिए खाना लाना। आपने देखा होगा कि चींटियां आके अपने लिए मतलब खाना खाती नहीं है, लेके चलती हैं किसकी तरफ, बाम्बी की तरफ, रानी को खिलाना है, ठीक है ना, और जो एग्स हैं उनको क्या करना है, आपको बेहतर करना है, ठीक है ना, जो लार्वा निकलेगा उन्हें भी खाना खिलाना, तो लेबर आंट का काम ही होता है। हाँ, पर अगर बोलेंगे कॉलोनी की रक्षा करना, और जो एक्स है और जो क्वीन है उसको दुश्मनों से बचाना, ये किसका काम होता है, सोल्जर, आपके जो आंट होते हैं ये काटते हैं, ठीक है ना। जो डंक होता है वो किन पे होता है, आपका सोल्जर आंट्स पे होता है। तो लिखा इट इज और कौन सा निकालती है, HCOH। इसका जो डंक होता है ना, उसमें कौन सा HCOH, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है डंक में। पर हाँ, पर जो ये स्कैंट निकालते हैं कौन सी होती है, तो वो होता है आपका ट्रेल फेरोमोन। कौन सा, ट्रेल फेरोमोन होता है, ये निकालते हैं जिससे एक दूसरे के कनेक्शन में रहते हैं। इट इज यूजली सीन दैट द आंट फॉलो वन अनदर। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज दैट आंट सीक्रेट एंड invisible chemical named the trail pheromone. This chemical scent help to reach the food sources from the nest. Using scent, other fellow ants follow the one queen ant unless they reach the food. As soon as the food disappear, the ant no longer secretes scent and the trails fades away. Pheromones chemical help the ant and the other insect to communicate. ये फेरोमोन जो होते हैं, जो अंधे होते हैं ना आपके इंसेक्ट, उनमें ये काम करता है फेरोमोन केमिकल। Hence we conclude that the ant walks in a straight line since they follow the scent of the each other. चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which of the following statement is not correct about the pasteurization? Pasteurization, लुईस पास्चर। अभी पहला क्वेश्चन था उसमें समझाया था, 2 टेम्परेचर होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका लो टेम्परेचर जो होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, बैक्टीरिया को किल कर देता है पैस्चुराइजेशन में, और दूसरा होता है 71.7, ये कितना होता है आपका 15 सेकंड के लिए, मिनट नहीं है, सेकंड है ये।
अच्छा, लुईस पास्चर डिस्कवर दिस मेथड, बिल्कुल सही है। दिस मेथड इज प्रिजर्विंग द लिक्विड फूड आइटम, प्रिजर्व करता है, बिल्कुल सही है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, अरे डिहाइड्रेशन नहीं होता किसी चीज़ का, डिहाइड्रेट नहीं होता, दूध डिहाइड्रेट हो जाता है क्या आपका, डिहाइड्रेट मतलब सूख जाता है क्या, नहीं। दिस प्रोसेस किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क, ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। लिखा हुआ है pasteurization process that kills the microbes, mainly bacteria in the food and the drinks such as the milk and the facilitate its preservation and the safety. The process was invented by the French scientist Louis Pasteur. So it is called the pasteurization. It is the process of the heating product to a particular temperature and holding them at that temperature for a particular time till the pathogenic disease causing microorganisms are destroyed, causing the minimum change in the composition, flavor and the nutritive value of the product such as the milk. There are the two methods of the pasteurization of the general use. One of the low temperature holding, LTA जैसे बोलते हैं आपका low temperature holding, which milk is heated 62.8 degree Celsius जैसे बोलते हैं 145 Fahrenheit for the 30 minutes, कितने मिनट के लिए, 30 minutes के लिए. In the commercial pasteurization largely closed vats which are heated by the steam coils, hot water jackets. The other method high temperature short time जिसे बोलते हैं STST, और ये होता है 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड में 161 फ़ारेनहाइट पे होता है 15 सेकंड के लिए केवल. अच्छा, दूसरा लिखा होता है हीटिंग इज अकम्प्लिश बाय द इलेक्ट्रिसिटी और हॉट वाटर आर एंड रिक्वायर्ड अ हीट एक्सचेंज सिस्टम विच preheats raw cold milk and the cools that hold pasteurized milk. Please note the pasteurization conditions are not sufficient to destroy the thermoresistant spores, the reproductive part of the microorganism. Thus पास्चुराइजर डज नॉट स्टरलाइज, स्टरलाइज मतलब उसके मतलब तत्वों को खत्म नहीं कर देता या पूरी तरीके से उसे समाप्त नहीं कर देता द प्रोडक्ट, बट किल्स ओनली दोज ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो मोस्ट रेडली एट लो टेम्परेचर, मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह खत्म नहीं करेगा, ठीक है ना, पर सिर्फ उसे पैस्चुराइज करेगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा. द सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट बी केप्ट फ्रॉम द मल्टीप्लाइंग बाय द कांस्टेंट रेफ्रिजरेशन. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है. फूड स्पॉइल इज ड्यू टू, मतलब जो सड़ जाता है तो उसका काम क्या है, ब्राउनिंग एंड द बर्सिंग ओनली, बिल्कुल सही है. अच्छा, ग्रोथ ऑफ द अनवांटेड पैथोजेनिक, ये ओनली जब लिखा रहता है ना, सबसे पहले चीज़ होती है कि इसका 99.99% गलत होगा, तो अकेले अकेले तो नहीं होता. ब्राउनिंग एंड ब्रशिंग होता है, ग्रोथ ऑफ द अनवांटेड पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके थ्रू भी क्या आती है, सड़न आ जाती है, जो पैथोजन्स होते हैं बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, फंगस की वजह से. इन्फेस्टेशंस बाय द इंसेक्ट एंड अदर पार्ट, बिल्कुल सही है, मतलब चौथा आंसर बन जाएगा आपका, तीनों के थ्रू होता है. देखो पढ़ लेते हैं. द प्रोसेस बाय द विच द फूड गेट्स सो डिग्रेडेड एंड द डेटेरियोरेटेड दैट इट लॉसेस its original nutrition value and becomes the unedible is called the food spoilage. The character of the spoiled food are the unpleasant smell, unpleasant taste and the color change, texture changes. Food gets spoiled due to the various reasons, जैसे insect damage हो जाए, physical injury आ जाए, enzymatic degradation हो जाए, browning and the brushing हो जाए, microbial activities हो जाए. Food can be preserved from the spoilage by the following these food processes method. जैसे application of the heat, आपने खाने को गर्म कर दिया तब दिक्कत नहीं होगी टाइम पे. रिमूवल ऑफ द वाटर मॉइस्चर, आपने उससे क्या कर दिया, वाटर मॉइस्चर को बाहर निकाल दिया ताकि उस पर कोई बैक्टीरिया और फंगस काम ना करे. लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर ड्यूरिंग द स्टोरेज, आपने रेफ्रिजरेट कर दिया. रिडक्शन ऑफ द पीएच वैल्यू, आपने उसका क्या कर दिया, पीएच वैल्यू को घटा दिया. कंट्रोलिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन. चलो, तो इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे सेंड कर दूंगा. वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को अगर आपने नहीं किया अब तक. सब्सक्राइब करते हैं आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन प्रेस करके आप और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि जितने वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए. इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं फिर लास्ट वीडियो के साथ, इसी के बाद मैं तुरंत डाल दूंगा, ठीक है ना. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.